चैप्टर 31 प्रिया का दर्द भरा टेस्ट। प्रिया हैरानी से रोहित की तरफ देखी। रोहित के सवाल ने प्रिया को थोड़ा परेशान कर दिया। वो बोली, रोहित तुम मेरी बातों से एग्री क्यों हो और ऐसे क्यों पूछ रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित थोड़ा भौंचका हो गया। उसने प्रिया से अपनी नजरें हटा ली। प्रिया को भी थोड़ा बुरा लगा। वो ऐसे ही रोहित को बोल दी। वो रोहित को बोलने ही वाली थी कि रोहित उसे देखते हुए बोला, छोड़ो मुझे नहीं जानना है। तुम मुझे अपना जवाब ना भी दोगी तो चलेगा। प्रिया रोहित की बात सुनते ही झट से बोली, रोहित मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम अगर रीति रिवाज से शादी ना भी करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसकी सुनहरी आंखें प्रिया को देखे जा रहे थे। उसकी भावनाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रोहित क्या सोच रहा था। प्रिया आगे बोली, रोहित तुम्हें पता है कि मैं दादी से थोड़ी डरती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कल अपने घर जाकर दादी और माँ पापा को समझाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती कि वे लोग भी मुझे गलत समझें। और वैसे भी कल दोपहर तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें घटी है और जब ये खत्म हो जाएंगी, तब मेरे भैया को अपने माँ पापा से मिलाना, ताकि अगर उन्हें ठीक लगे तो वे दोबारा हमारी शादी की बात कर सकें। प्रिया को अपने बारे में बोलने का मौका मिल गया था। रोहित अभी भी कुछ नहीं बोला। रोहित की खामोशी से प्रिया थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया। इसी घबराहट के चलते वो पास रखे एक गिलास पानी को झट से पी गई। रोहित को थोड़ा अजीब लगा। प्रिया की बात सुनकर वो कुछ बोलने ही वाला था कि दोबारा उसका फोन बज उठा। इस बार कॉल सीधे उसके घर से आया था। वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते प्रिया की आंखों से रोहित ओझल हो गया। प्रिया कुछ नहीं बोली और उसने एक राहत की सांस ली। दरअसल जब प्रिया रोहित को शादी के लिए पूछी थी, तब उसने नहीं सोचा था कि उसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रिया रोहित के करीब आती गई, वैसे वैसे उसे रोहित की लाइफ के बारे में जानना और अच्छा लगने लगा। वो रोहित से जुड़ी हर चीज़ जानना चाहती थी और रोहित की लाइफ में शामिल होना चाहती थी। प्रिया के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब वो और राहुल रिलेशनशिप में थे तब भी ऐसा पहली बार था। प्रिया अपनी दाएं हाथ को अपने दिल पर रखी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और ऐसा रोहित के कारण था। जब भी वो रोहित के बारे में कुछ भी सोचती थी तब उसकी धड़कनें ऐसे ही तेज हो जाती थी। लेकिन प्रिया अभी सिर्फ एक ही बात जानना चाहती थी कि क्या रोहित को उससे से प्यार हो सकता था इतना कुछ होने के बाद भी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रिया की तरफ से तो पूरी तरह से साफ था कि उसे रोहित से प्यार हो गया था। और ये भी कह सकते थे कि जब प्रिया रोहित से पहली बार मिली थी तब से ही वो रोहित को पसंद करने लगी थी और धीरे धीरे उसे रोहित से प्यार हो गया। लेकिन उसे भी ये पता नहीं था कि वो रोहित से प्यार करने लगी थी। ये एहसास उसके लिए सबसे अच्छा था, लेकिन साथ में उसके मन में बहुत सी बातों को लेकर डर भी था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे रोहित की आदत लग गई थी। वो अब रोहित से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो बिस्तर पर बैठकर सोचती रही, जब तक कि एक नर्स आकर उसे कुछ बोली नहीं। वो नर्स प्रिया को दूसरी दवाई देने आई थी। प्रिया अपनी आंखें खोली और उस नर्स को देखी। वो नर्स प्रिया को दवाई देकर चली गई। प्रिया अब सोचने लगी थी कि वो अब सब कुछ कैसे ठीक करे। अपनी खराब हुई इज्जत को वो कैसे ठीक करे, भले ही इसके नतीजे कितने भी बुरे क्यों ना हो। प्रिया को हार नहीं मानना चाहती थी। अगले दिन रोहित अपने घर चला गया, जैसा कि प्रिया ने उसे कहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित को हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसे एक सर्जरी करना था और उसे वापस हॉस्पिटल आना होगा। वो वापस हॉस्पिटल आकर सर्जरी करने लगा। जब वो सर्जरी करके बाहर आया तब उसके लिए बहुत चीज़ें बदल गई थी। प्रिया सुबह सुबह ही कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल से बाहर चली गई थी। वो एक वैन में चढ़कर चली थी जिसमें पूरे दिल्ली शहर के 3 मशहूर न्यूज़ चैनल के लोग बैठे हुए थे। प्रिया एक दिन पहले एवरीडे न्यूज़ के साथ साथ सिटी न्यूज़ और नेशन न्यूज़ को कॉल की थी। तीनों न्यूज़ चैनल वाले प्रिया से बात करने आए थे और तीनों न्यूज़ चैनल वाले ने अपने सबसे अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर को भेज रखा था। प्रिया मित्तल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एवरीडे न्यूज़ के रिपोर्टर ने प्रिया से सवाल पूछे। पास बैठे अन्य 2 रिपोर्टर भी प्रिया को घुरकर देखे रहे थे, मानो वो इसी अवसर का इंतजार कर रहे हों कि कब प्रिया मित्तल को और बेइज्जत किया जाए। क्या परसों जो आपके साथ हुआ उसी वजह आपने ऐसा फैसला तो नहीं लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप बैठी थी। प्रिया अभी जो करने जा रही थी उसके पास यही एक रास्ता था, खुद को साबित करने का।
ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। प्रिया मित्तल, आपको क्या लगता है कौन आपको बदनाम करना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कोई जानबूझकर आपको बदनाम कर रहा है? रिपोर्टर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि लोग जो आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत बिगड़ी हुई लड़की हैं और आपके बहुतों के साथ अफेयर चल रहे हैं, क्या ये बात सच है? प्रिया किसी भी रिपोर्टर का जवाब नहीं दी, वो बस चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रिया का चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई थी। नेशन न्यूज के एक रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे प्रिया को गुस्सा आ गया। उसने प्रिया से पूछा कि प्रिया मित्तल, कहीं आपके डॉक्टर हस्बैंड आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं और आप जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि आप अपनी झूठी बेगुनाही साबित कर सकें? क्या पता परसों जो आपके साथ जो हुआ उसमें सच में आपकी ही गलती हो और आप अपनी गलती छुपाना चाहती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया उस रिपोर्टर को घूरने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में प्रिया एक दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गई। वो उस हॉस्पिटल को जानती थी लेकिन पहले कभी वहां नहीं गई थी। प्रिया जैसे ही वैन से बाहर निकली, लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। वहां पहले से ही उन तीनों न्यूज चैनल के कुछ और रिपोर्टर पहले से ही मौजूद थे। वे सभी लोग एक ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहे थे। प्रिया के ऊपर फ्लैश लाइट चमक रही थी। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर वो धीरे से बोली, आप लोग यहाँ आए। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, बस थोड़ी देर और इंतजार करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी देर तो इंतजार कर ही सकते हैं और इस हॉस्पिटल की गरिमा बनाए रखेंगे। हॉस्पिटल में मौजूद कुछ लोग इतनी भीड़ भाड़ से परेशान थे, लेकिन प्रिया की बात सुनकर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर में कोई बाहर आया और प्रिया को हॉस्पिटल के अंदर ले गई। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और नस के पीछे पीछे चलती रही। उसके पीछे अभी भी फ्लैश लाइट चमक रहे थे। सभी रिपोर्टर इंतजार करने लगे। प्रिया को एक कमरे में ले जाया गया, जहां मौजूद लेडी डॉक्टर ने प्रिया को बहुत मासूमियत से देखने लगी। उनकी आंखों में प्रिया के लिए सहानुभूति थी। इस हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट को कल तीनों मीडिया आउटलेट्स ने बुक कर रखा था, सिर्फ एक खबर पाने के लिए, लेकिन खबर फिर भी लीक हो गई थी और उस हॉस्पिटल में कुछ और मीडिया वाले मौजूद थे। प्रिया चुपचाप साइड में खड़ी हो गई। प्रिया जिन 3 न्यूज चैनल को कॉल की थी, उनके 3 महिला रिपोर्टर को वही कमरे में रुकने को बोली थी, बिना किसी कैमरे के साथ, ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें। उन तीनों महिला रिपोर्टर के पास कुछ भी नहीं था, वे किनारे बैठी हुई थी। डॉक्टर ने प्रिया को बिस्तर पर लेटने को कहा। प्रिया थोड़ी घबराए, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गई। उस डॉक्टर को भी प्रिया के ऊपर काफी दया आ रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर भी जानती थी कि प्रिया जो करने जा रही थी वो किसी भी लड़की के लिए बहुत दर्द भरा होता था। प्रिया अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, इसलिए कमरे में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी। गवाह के तौर पर कमरे में तीनों न्यूज के महिला रिपोर्टर मौजूद थे और सबूत के रूप में वो रिपोर्ट जिसका टेस्ट प्रिया अभी करवाने वाली थी। प्रिया को अपने बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि वो कभी नहीं सोची थी कि उसे ये कदम भी उठाना पड़ेगा एक दिन, अपने आप को साबित करने के लिए। 5 साल पहले जब प्रिया के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे थे कि प्रिया अच्छी लड़की नहीं थी, बहुत लोगों के साथ उसके संबंध की खबरें फैलना शुरू हुई थी, तब प्रिया को बेइज्जती और घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि ये सभी बातें झूठी थी और उसके किसी के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं थे। लेकिन वही बात 5 साल बाद बहुत बढ़ चुकी थी, और अब उसके साथ साथ रोहित की फैमिली भी बदनाम होने लगी थी। और जब कल रोहित ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे हॉस्पिटल के बिस्तर पर लिटाया था और प्रिया लिए उसके पिताजी से बहस कर गया, ये बातें प्रिया को बहुत बुरी लगी। प्रिया को बहुत बुरा लगा कि जो रोहित उसके लिए हर चीज से लड़ने के लिए तैयार था, वो उस रोहित के ऊपर अपने चलते उसे बदनाम नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि लोग रोहित को भी बोलते कि जिस लड़की के लिए ये लड़का सबसे लड़ने को तैयार रहता है, उस लड़की के तो बहुत सारे गंदे संबंध हैं दूसरों के साथ। बस यही सोच के प्रिया अपने ऊपर टेस्ट करवा रही थी कि अभी भी कुंवारी थी और उसके किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं थे, और वो अभी भी एक अच्छी लड़की थी। डॉक्टर ने प्रिया से कहा, प्रिया आप सच में ये करना चाहती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, डॉक्टर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। अगर छोटी मोटी बात होती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ बात बहुत बड़ी है, मुझे ये करना ही होगा। आप अपना काम शुरू करें। डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रिया की आंखें आंसू से भर गए थे। कमरे के बाहर बैठे लोग काफी चिंतित थे, लेकिन कमरे के अंदर बैठे लोग और डॉक्टर भी चिंतित थे। थोड़ी देर में टेस्ट पूरा हो गया। प्रिया किनारे एक चेयर पर बैठ गई।
वो चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह उदासी से भरा हुआ था। कमरे में मौजूद महिलाएं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वे बस प्रिया के ऊपर अपनी सहानुभूति दिखा सकती थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर कमरे से बाहर निकली, तब उन पर फ्लैशलाइट की बरसात हो गई। रिपोर्टर अपनी माइक लेकर उस लेडी डॉक्टर के पास खड़े थे। प्रिया भी डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर आई। सभी लोग टेस्ट का रिपोर्ट जानने के लिए बेताब थे। पूरा माहौल शांत था जवाब सुनने के लिए, लेकिन प्रिया अभी भी उदास थी। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। वो जानती थी कि नतीजा क्या आने वाला था। लेडी डॉक्टर प्रिया की तरफ देखी। वे बोली, प्रिया मित्तल के किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। प्रिया अभी भी एक कुंवारी लड़की है। इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और प्रिया बिल्कुल सही है। अब शांत भरा माहौल शोरगुल से भर गया। रिपोर्टरों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। प्रिया मित्तल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों किया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या आपने ये सब अपने हस्बैंड के कहने पर किया है? आपके हस्बैंड कहाँ पर हैं? आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? आज ही ऐसी नौबत क्यों आई? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेडी डॉक्टर प्रिया की तरफ देखी और उसे मुस्कुराते हुए इशारा किया और वहां से चली गई। अब कैमरे के सारे फ्लैश लाइट प्रिया के ऊपर थी। प्रिया अपना सिर उठाए और कैमरे की तरफ देखी। उसकी आंखों में चमक थी। वो बिना डरे हिम्मत से बोली, अब आप लोगों को सच पता ही चल चुका है कि मेरे किसी के साथ भी कोई गलत संबंध नहीं थे और न है। बस कुछ लोग की वजह से ऐसी झूठी बातें फैलाई जा रही थी, जिसे मैंने आज गलत साबित कर दी। मैं भी एक लड़की हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है ये सुनकर कि मेरे झूठ अफवाह की बातें फैलाई जा रही हैं। मेरा भी दिल दर्द से भर जाता है। और आप सब तो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है जब आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तब मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसे मेरे बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। सभी लोग चुपचाप प्रिया की बातें सुने जा रहे थे। प्रिया आज अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत साबित कर दी थी। वो आगे बोली, मैंने आज खुद को साबित कर दिया है। 32 प्रिया को मिला लोगों का साथ। प्रिया के साथ जो हो रहा था वो पूरी तरह से लाइव था। सारे मीडिया चैनल्स ने इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर टीवी पर दिखा रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि प्रिया सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रही थी। वहीं कुछ लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उन लोगों को कोई परवाह ही नहीं था कि टीवी पर क्या दिखाया जा रहा था। वहीं कुछ लोग प्रिया के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि प्रिया के बारे में जितनी भी गलत खबरें फैली हुई थी सब के सब झूठ थे, उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई। प्रिया अभी 23 साल थी और राहुल के साथ उसके 4 साल के रिलेशनशिप की बात लोगों में पहले से ही फैल चुकी थी। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि प्रिया 4 साल से किसके साथ रिलेशनशिप में थी। लोगों को लगता था कि जब कोई लड़का और लड़की इतने सालों तक रिलेशनशिप में रहे हों तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो होना तय था। लेकिन वे लोग गलत सोचते थे। हालांकि कुछ लोग प्रिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि प्रिया अभी भी कुंवारी थी। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिया को जो करना था वो कर दी। उसने खुद की खराब हुई इज्जत को दोबारा सही करने की कोशिश की। कमरे में मौजूद उन 3 लेडी रिपोर्टरों ने भी अपनी बात रखी और प्रिया को सही बताए। वहीं कुछ लोग अभी भी प्रिया के इस फैसले पर हंसे जा रहे थे। प्रिया का दिल अब दुख और दर्द से भर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने फीलिंग्स जाहिर करे, क्योंकि जो लोग हंस रहे थे प्रिया उन्हें साफ साफ देख सकती थी। तभी प्रिया के माता पिता रमन मित्तल और विनिता मित्तल वहां आ गए और एक पल में पूरा नज़ारा बदल गया। प्रिया की सौतेली दौड़ते हुए आई और प्रिया को गले से लगा ली। वे रो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया मुसीबतों से घिरी हुई हो और उन्होंने प्रिया को बचाने के लिए खुद मुसीबतों का सामना कर लिया हो। वे कैमरे की तरफ मुड़ी और गुस्से से देखते हुए बोली, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी बेटी के पर आप सब ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और इसे जानबूझकर मजबूर कर रहे हैं, वो भी उल्टा पुल्टा सवाल पूछकर? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोगों को बस मसाला वाली खबर चाहिए, चाहे किसी के ऊपर कितना भी दुख क्यों ना बीत रहा हो। आपसे अगर मैंने देखा कि आप सब न्यूज़ चैनल वाले जानबूझकर मेरी बेटी के बारे में गलत खबर दिखा रहे हैं तो आप सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये पहली बार था जब प्रिया की सौतेली माँ उसके लिए लोगों को बोल रही थी। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वे ऐसा बस दिखावे के लिए कर रही थी या फिर उन्हें सच में प्रिया की फिक्र थी। वहीं प्रिया के पिताजी अपनी भौहें सिकुड़े खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर प्रिया की पीठ पर अपना हाथ थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार भरा हुआ हो। इतनी देर से जो प्रिया हिम्मत से काम ले रही थी वो अब रो पड़ी,
क्योंकि अगर उसके पिताजी के दिल में उसके लिए ज़रा सा भी प्यार होगा तो वो यूं अपने पिताजी का अपमान नहीं होने दे सकती थी। प्रिया के पिताजी वहां जानबूझकर आए थे ताकि वे अपनी इमेज को प्रिया के सामने और लोगों के सामने ठीक कर सकें। मुझे माफ़ कर दो बेटा, ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। इतना कहकर वे गुस्से से रिपोर्टर्स की तरफ मुड़े। उनका चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं रमन मित्तल अपनी बात रखता हूं कि अगर आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी बेटी को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन मैं उसे सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अपने माता पिता को उसके लिए बोलते देख प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रिया से बहुत प्यार करते थे। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप किनारे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। लेकिन प्रिया से इतना कुछ अब और नहीं सहा जा रहा था। वो पहले से काफी दर्द में थी। इस पल वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी। आखिरकार हर किसी ने प्रिया का ही मजाक उड़ाया था। वो धीरे धीरे कार की तरह बढ़ने लगी। वहीं प्रिया के पिताजी साफ साफ दिखावा कर रहे थे कि उन्हें प्रिया से प्यार था और वे उसकी परवाह करते थे। अपनी कंपनी के फायदे के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने कार की तरफ जा रही प्रिया को बोला, प्रिया तुम घर जाकर आराम करो। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे मैं संभाल लूंगा और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बेफिक्र होकर रहो, तुम्हारी शादी मुकेश कुमार से ही होगी। प्रिया के पिताजी ऐसा बोलकर दिखाना चाहते थे कि प्रिया मुकेश को पसंद करती थी। वहीं ये बात सुनकर और भी हलचल बढ़ गई। प्रिया अचानक से रुक गई और पीछे मुड़कर अपने पिताजी को हैरानी से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि उसके पिताजी करना क्या चाहते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रमन मित्तल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने जो अभी कहा वो सच है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपकी बेटी प्रिया मित्तल कुमार ग्रुप के मैनेजर से शादी करना चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये वही आदमी है जिसने आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रमन मित्तल, क्या प्रिया ने कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल के डॉक्टर से शादी नहीं की है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर की है तो आप दोबारा उसकी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। न्यूज़ रिपोर्टरों ने एक के बाद सवालों की झड़ी लगा दी। प्रिया अपने पिताजी की बात सुनकर अपने होश में नहीं आ पाई थी। उसने बस अपने पिताजी को कहते हुए सुना, आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक पिता हूँ और मैं अपनी बेटी को यूं ही मुसीबत में नहीं देख सकता। हाँ, प्रिया ने डॉक्टर से शादी की है और वो अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी बेटी एक राजकुमारी की तरह है। उसे बचपन से मैंने किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी है और ना ही मैं आगे फ्यूचर में उसके साथ ऐसा होने दूंगा। वो डॉक्टर मेरी बेटी को राजकुमारी की तरह नहीं रख पाएगा। कुछ ही सालों में मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। पत्रकारों के सवाल येन बैफान पर निर्देशित थे। येन जियाओक्सियाओ को अभी तक होश नहीं आया था। उसने उसे कहते हुए सुना, हर कोई, आप सभी जानते हैं कि ... मैं एक पिता हूँ। हालांकि नान्यू अस्पताल में डॉक्टर अच्छे हैं। जियाक्सियाओ अभी भी येन परिवार की राजकुमारी है जो मेरे हाथों की हथेली में पली बड़ी है। मैं नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो और इसलिए उसकी शादी कुमार ग्रुप के मैनेजर मुकेश कुमार से होगी। वो एक अच्छा आदमी है और मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। वो मेरी बेटी को रानी की तरह रखेगा और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। प्रिया के चेहरे पर और भी उदासी छा गई थी और वो बस अपने पिताजी को देखे जा रही थी। वो जानती थी कि उसके पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे अपनी कंपनी के फायदे के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, प्रिया कभी नहीं सोची थी। वो बस अपने दिल में अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ सबके सामने वो कोई तमाशा करे, नहीं तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रिया वहीं घुटनों के बल बैठ गई। वो अपने पिताजी को घूरे जा रही थी। सभी लोग प्रिया की तरफ देखने लगे कि अचानक क्या हो गया। प्रिया को आंखें रोते रोते सूजकर लाल हो गई थी। पिछले 3-4 से प्रिया के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके साथ जितनी भी घटनाएं घट रही थी सब उसके लिए दर्द भरा हुआ था। वो अपने पिताजी को देखते हुए बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं कुमार ग्रुप के मैनेजर से शादी नहीं कर सकती हूँ। अब वहाँ मौजूद लोगों को एक मसाला मिल गया था। ऐसा नज़ारा देखने को मिल गया था जिसे हर कोई देखना चाहता था। घर घर की लड़ाई। लोगों को अपने घर में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। वे बस यही जानना चाहते हैं कि बाकी लोगों के घर में क्या चल रहा है। और वही सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी। प्रिया ने अपने पिताजी की बात को सिरे से नकार दिया था।
उसे कोई परवाह नहीं थी कि अब लोग क्या सोचेंगे और कहेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रिया के पिताजी का चेहरा ठंडा पड़ गया। वहीं उसकी सौतेली माँ उसे मन ही मन कोस रही थी। वहां मौजूद रिपोर्टर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिया से सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रिया मित्तल, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या ये बात सच है कि आपने एक डॉक्टर से शादी की है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपके पिताजी ने कहा। क्या आप यहाँ यही साबित करने के लिए आई थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपके और आपके फैमिली के बीच सब कुछ ठीक है? प्रिया मित्तल, आपने अपने पिताजी की बात को पूरी तरह से टाल दिया है, आपने ऐसा क्यों किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अब आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगी? प्रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रिया खुद को कोस रही थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति की बेटी थी जिन्हें अपनी कंपनी के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। प्रिया का दिल अपने पिताजी के लिए शिकायतों से भर गया। उसकी जिंदगी मित्तल फैमिली में बद से बदतर हो गई थी। प्रिया के पिताजी प्रिया का जिद जानते थे, इसलिए उन्होंने सबके सामने प्रिया को मैनेजर मुकेश कुमार से शादी करने के लिए मानना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि प्रिया सबके सामने उनकी बातों को टाल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसे हुआ नहीं। प्रिया ने अपने पिताजी को बोलने का मौका नहीं दी और आगे रोते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोली, पापा, मैं यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई थी। मेरे ऊपर जो 5 साल से दाग लगे हुए थे उन्हें मिटाने आई थी और मैंने अपने ऊपर लगे सभी दागों को हटा दिया है। और जहाँ तक रही मेरी शादी करने की बात, तो आप भी जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे आपने भी देखा है। भले ही मैंने आपकी मंजूरी ना ली हो, लेकिन मैंने कानूनी तौर पर शादी की है और कोई मेरी शादी को झुठला नहीं सकता है। प्रिया बहुत ही नम्र होकर बोल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो सारेआम अपने पिताजी को बेइज्जत करें, चाहे उसके पिताजी कितने भी बुरे क्यों ना थे। इसलिए प्रिया बहुत मायूसी से बोली। अब लोगों के बीच और हंगामा मच गया था। लोग अब 2 गुटों में बंट गए थे। एक का कहना था प्रिया सही थी, उसे अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का हक था और उसने इस देश के कानून के तहत शादी की थी, जो कहीं से भी गलत नहीं था। वहीं दूसरे लोग प्रिया के पिताजी को सही समझ रहे थे। उनके हिसाब से प्रिया के पिताजी प्रिया के भलाई के लिए इतना कुछ कर रहे थे और प्रिया उनके खिलाफ हो गई थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रिया आगे बोली, पापा, मैंने भले ही आपकी मर्जी से शादी ना की हो, लेकिन मैं जिससे शादी की है वो बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अब अधिकतर लोग प्रिया की तरफ हो चुके थे और उसका सपोर्ट करने लगे थे। लोगों ने प्रिया के पिताजी को बोलना शुरू कर दिया कि वे अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहते हैं और सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं। मजबूरन प्रिया के पिताजी को लोगों की बातों से सहमत होना पड़ा और प्रिया को शादीशुदा मानना ही पड़ गया। कुछ लोगों ने प्रिया को पकड़कर जमीन पर से उठाया। प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग उसकी सपोर्ट में खड़े थे। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। इस बार फिर से न्यूज़ रिपोर्टरों ने टॉपिक को चेंज कर दिया और अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिए। प्रिया मित्तल, क्या आपने जिस डॉक्टर से शादी की है उसे आप पहले से ही जानती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रिया, क्या आपने एक मामूली डॉक्टर से शादी की है? क्या वो आपके लायक है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी रिपोर्टरों की नज़र प्रिया के ऊपर थी। प्रिया ने अभी तक रोहित का एक बार भी नाम नहीं लिया था। रोहित सिंपल लाइफ जीना चाहता था, इसलिए वो अपनी असली पहचान छुपाता था कि वो मशहूर अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा था। बहुत कम ही लोग थे जिन्हें रोहित की असली पहचान पता थी, और ऐसे में प्रिया रोहित की असली पहचान यूं ही उसके मर्जी के बिना किसी को नहीं बता सकती थी। अगर वो ऐसा कर देगी तो उसके और रोहित के बीच रिश्ते खराब हो सकते थे और प्रिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। प्रिया को हमेशा लगता था कि जिंदगी जीना बहुत आसान था, लेकिन वो कभी नहीं सोची थी कि उसकी लाइफ उसे ऐसी स्थिति में भी ले आएगा जहां उसके फैमिली के बजाय बाहरी लोग उसके साथ खड़े थे। प्रिया को अब यकीन था कि रोहित और उसकी शादी दोबारा से रीति रिवाज के साथ हो सकती थी और इससे प्रिया बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित जब सर्जरी करके बाहर आया तब वो काफ़ी थक चुका था। उसे कोई खबर नहीं थी कि प्रिया काफ़ी देर से न्यूज़ चैनल पर लाइव थी। वो लिफ्ट से चला गया और जल्द ही लाइट लोगों से भर गया। लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दी। आप सबने देखा कि 33 रोहित और प्रिया के बीच बढ़ती नज़दीकियां। प्रिया को आज का दिन हमेशा याद रहेगा कि कैसे उसे मुश्किल फैसले लेने पड़े और साथ में उसे लोगों का सपोर्ट भी मिला। प्रिया शाम को घर आकर गहरी नींद में सो गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, हालांकि उसके फैमिली में से कोई भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया। जब प्रिया की नींद खुली तब रात के 10 बज चुके थे।
वो धीरे से अपना फ़ोन चेक की, लेकिन उसकी फ्रेंड नेहा के अलावा किसी ने भी उसे कॉल या मैसेज नहीं किया था। अभी इस समय प्रिया को खुद नहीं पता था कि उसका दिल आखिर क्या सोच रहा था। वो बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। गर्मी के मौसम में रात को चलने वाली ठंडी प्रिया के शरीर को स्पर्श कर रही थी, जिससे प्रिया का मन बेहद महसूस करने लगा था। उसने थोड़ी सी अंगड़ाई ली और अपने हाथ पैरों को थोड़ा स्ट्रेच की। वो अब पूरी तरह नींद से जाग उठी थी। खिड़की के बाहर खुले आसमान के नजरे प्रिया की आंखों में चमक भर रहे थे। तभी अचानक प्रिया का फोन बजा। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा हुआ था। प्रिया ने शुरू में कॉल ना रिसीव करने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही फोन बजना बंद होने वाला था, प्रिया ने कॉल को रिसीव कर ली। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बिस्तर को अपने बाएं हाथों से कसकर पकड़ ली और बहुत ही प्यार और धीरे से बोली, हाय रोहित। 2 सेकंड तक प्रिया को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर रोहित ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। प्रिया सुन पड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती रोहित ने कॉल काट दिया। प्रिया थोड़ी घबरा गई। अब उसके मन कई बातें घूमने लगी कि जो आज उसने किया था, क्या रोहित उससे नाराज था? प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहित घर के बाहर क्यों खड़ा है, वो अंदर क्यों नहीं आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रोहित फिर से उससे नाराज हो गया था? प्रिया ज्यादा सोची नहीं और झट से घर के बाहर आ गई। बाहर आते ही वो देखी कि स्ट्रीट लैंप के नीचे रोहित की कार खड़ी थी और रोहित किसी फिल्मी हीरो की तरह पोज दिए कार के दरवाजे से चिपककर खड़ा हुआ था। स्ट्रीट लैंप की हल्की लाइट रोहित के ऊपर पड़ रही थी, जिससे रोहित की बॉडी और उसने जो डैशिंग कपड़े पहने हुए थे, उसमें वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। रोहित को ऐसे देख प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वो किसी दुनिया में जा रही थी। प्रिया की घबराहट और उसकी दिल की धड़कनें तेज होते गई, लेकिन जब तक वो एक गहरी सांस लेती, तब तक वो रोहित के पास पहुंच गई थी। प्रिया अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे हुए थी। रोहित ने पहले ही प्रिया को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। जब रोहित ने करीब से प्रिया को देखा, तब प्रिया बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। प्रिया का बिना मेकअप किया हुआ चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। रोहित काफी देर तक यूं ही प्रिया को देखता रह गया, लेकिन प्रिया अभी भी घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि रोहित उससे क्या कहने वाला था। थोड़ी देर बाद प्रिया रोहित को मुस्कुराते हुए बोली, रोहित तुम्हें भूख लगी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े खाना चाहोगे? प्रिया ने ये मजाक में कहा। वो रोहित का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रोहित आज की बात को लेकर कुछ कहे। रोहित उसे देखकर मुस्कुराया। रोहित को ऐसे मुस्कुराते देख प्रिया की घबराहट दूर हो गई। अब उसे लगने लगा कि रोहित उससे कुछ भी ऐसा सवाल नहीं करेगा जिससे दोनों को प्रॉब्लम हो। रोहित मुस्कुराते हुए और थोड़ी हैरानी से पूछा, वाह, तुम्हें पकौड़ियाँ भी बनाने आती है? प्रिया अपनी भौहें चढ़ाई और हैरानी से बोली, और नहीं तो क्या। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने 2 दिन पहले तुम्हारे हॉस्पिटल गई थी, रात को तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बनाकर, वो भी अपने हाथों से। क्या तुमने नहीं खाया? क्या उस रात वो पकौड़ियाँ और पुरियाँ तुमने मेरे टेबल पर रखे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार रोहित और हैरानी से बोला। दोनों इस पल हैरान थे। प्रिया थोड़ी गुस्से और प्यार से बोली, और नहीं तो क्या। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं ही लाई थी तुम्हारे लिए। मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया कि तुम जल्द ही ऑपरेशन रूम से बाहर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। बाद में मुझे डॉक्टर श्रुति मिल गई। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बिजी थे और तुम्हें एक और ऑपरेशन करना था, इसलिए मैं सारी चीजें टेबल पर रखकर वापस आ गई। मैंने तो वहाँ एक नोट भी लिखकर छोड़ दिया था कि जब तुम ऑपरेशन खत्म कर लोगे और अपने ऑफिस में आओगे तब खा लेना। क्या तुमने वो नोट नहीं पढ़ा रोहित? रोहित अभी भी हैरान था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि प्रिया जो पकौड़ियाँ और पुरियाँ लाई थी, डॉक्टर श्रुति उसे अपना बता रही थी। रोहित ज्यादा सोचा नहीं। वो प्रिया को सारी बात नहीं बता सकता था, क्योंकि प्रिया सुनते ही और गुस्सा हो जाती। रोहित मुस्कुराया। प्रिया रोहित की तरफ थोड़ा नजदीक गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे अलावा कौन तुम्हारे लिए ऐसा करेगी, वो भी आधी रात को? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया अपनी बड़ी आंखों से रोहित को घूरने लगी। अब उसे लगने लगा कि रोहित ने उस रात कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि वो जो पुरियाँ और पकौड़ियाँ रख गई थी उसको भी। वो गुस्से से रोहित को बोली, क्या तुमने उस रात उन पुरियाँ और पकौड़ियाँ को खाया था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित समझ गया कि प्रिया गुस्से में थी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करीब खींच लिया और बोला, तुम बेकार का गुस्सा कर रही हो। मुझे अभी भूख लगी है। तुम अभी मेरे लिए पकौड़ियाँ बनाओ जल्दी से।
इतना कहकर रोहित प्रिया को उसके घर की तरफ ले गया। उसने प्रिया को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। रोहित प्रिया को नहीं बता सकता था कि उस रात वो गुस्से था और उसने सारे खाने को डस्टबिन में फेंक दिया था। जब रोहित उस रात की बात याद करने लगा था तब उसके मन में एक बात आई कि वो आधी रात को प्रिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार प्रिया का फोन बिजी बता रहा था। एक पल के लिए रोहित को लगा कि वो प्रिया को इसके बारे में पूछे, लेकिन उसने नहीं पूछा। रोहित प्रिया को घर में लेकर आ गया। अब तक प्रिया का गुस्सा शांत हो गया था। उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था। प्रिया किचन में चली गई और पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। रोहित वहीं किचन के पास दीवार लगकर खड़ा हो गया और प्रिया को देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रोहित का प्रिया के घर आने के दो कारण थे। पहला ये कि वो कल प्रिया को वापस अपने घर ले जाने आएगा, और दूसरा कि वो प्रिया को देखने आया था कि वो ठीक थी या नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन रोहित जैसा सोच के आया था प्रिया उससे काफी बेहतर थी। उसने नहीं सोचा कि उस रात जो गलतफहमी उसके मन में थी वो खत्म हो जाएगी। रोहित के सामने डॉक्टर श्रुति के झूठ पकड़ा गया था। उसने अभी उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार जब तुम कभी हॉस्पिटल आना तो बिना मुझसे मिले मत जाना। चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना रहूं, मैं फिर भी तुमसे मिल लूंगा। रोहित प्रिया को पकौड़ियां तलते हुए देख रहा था। प्रिया बोली, तुमसे मिलकर? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, उस रात मैं 4-5 घंटे तुम्हारा इंतजार की, और मैं उस रात तुमने मिलने का इंतजार ही करती तो शायद सुबह हो चुकी होती। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, तुम इतना इंतजार तो कर ही सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित हंसते हुए बोला। प्रिया तीखी नजरों से रोहित की तरफ देखी। रोहित आगे बोला, अच्छा छोड़ो ये बात, तुम वापस घर कैसे आई उस रात, वो भी अकेले? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया पकौड़ियां तलते हुए बोली, मैंने हॉस्पिटल के बाहर से एक टैक्सी ले ली, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं भैया को कॉल करके बुला ली और भैया ने मुझे आधे रास्ते में पिक कर लिया था। प्रिया ने अब तक पकौड़ियां बना ली और उसे प्लेट में रखने लगी। वो आगे रोहित से बोली, तुम्हें मालूम है, उस रात को मुझे कोई भी आदमी सड़क पर नहीं दिख रहा था, और हाल ही में रात को किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए मैं भैया को झट से बुला ली थी। रोहित की सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। अब रोहित को पता चल गया कि प्रिया का कॉल उस रात देर तक बिजी क्यों आ रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रिया अपने भैया से बातें कर रही थी। प्रिया पकौड़ियों को डाइनिंग टेबल पर ले आई। रोहित भी प्रिया के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक गया और बैठ गया। प्रिया सारी चीजें करने में इतनी बिजी थी कि वो रोहित को देख भी नहीं रही थी। रोहित ने प्रिया की हथेली पकड़ ली। प्रिया अचानक रुक गई। प्रिया मुड़कर बोली, रोहित तुम बैठ नहीं सकते हो, देख नहीं रहे हो मैं कितनी बिजी हूँ। रोहित ने प्रिया की कलाई छोड़ दी। वो कुछ नहीं बोला। प्रिया दोबारा किचन में गई और वहां से हरी चटनी लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर रख दी। गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू फैल रही थी। रोहित खुद को रोक ना सका और पकौड़ियां खाने लगा। एक बाइट लेते ही उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि वो कहीं खो सा गया। रोहित खाते हुए बोला, वाह प्रिया, तुम तो सच में बहुत ही अच्छा बनाती हो। प्रिया वहीं रोहित के सामने बैठी थी। रोहित से तारीफ सुनकर प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं तो पहले ही बोली थी कि मैं अच्छी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। रोहित आराम से पकौड़ियों का मजा लेते हुए खा रहा था और प्रिया उसे निहार रही थी। हरी चटनी के साथ पकौड़ियों का स्वाद और भी बढ़ गया था। रोहित ने जल्द ही सारी पकौड़ियाँ खाकर खत्म कर दी। उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसका मन पकौड़ियाँ के स्वाद से भर गया था। इससे पहले कि दोनों आपस में दोबारा कुछ बात कर पाते, प्रिया के माता पिता वापस आ गए। प्रिया उन्हें अचानक देखकर थोड़ा डर गई और उठकर खड़ी हो गई। उसके सामने उसके माता पिता और उसकी बहन नम्रता थी, लेकिन उसके भैया उन लोगों के साथ नहीं थे। खड़े होते ही प्रिया बोली, माँ पापा। रोहित अभी भी उन पकौड़ियों के स्वाद में खोया हुआ था। प्रिया के पिताजी प्रिया को देखकर गुस्सा हो गए। आज जब रिपोर्टरों से बातचीत करने के बाद प्रिया के पिताजी तुरंत मुकेश कुमार के घर चले गए थे। प्रिया की सौतेली माँ भी उनके साथ गई थी। मुकेश कुमार की हालत अभी भी अच्छे नहीं थे। रोहित ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और उसके प्राइवेट पार्ट को काफी नुकसान पहुंचा था। मुकेश कुमार इतने गुस्से में था कि वो प्रिया और रोहित को जान से मारना चाहता था, और साथ ही साथ प्रिया की वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। मुकेश कुमार ने सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था, जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ था, और इसी वजह से प्रिया के पिताजी और उसकी सौतेली माँ उससे और भी नफरत करने लगे थे। रोहित अभी भी अपनी उंगलियां चाट रहा था।
रोहित वहां बैठकर खाता देख प्रिया की सौतेली माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वे गुस्से से प्रिया को बोली, प्रिया तुम इतनी रात को अपने हस्बैंड को यहाँ खाना खिलाने के लिए बुलाए हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया कोई जवाब नहीं दी। उसे लगा ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया था। लेकिन ये बात भी सच थी कि सिर्फ प्रिया की वजह से उसकी फैमिली की कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। प्रिया की सौतेली माँ को रोहित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने रोहित से कुछ नहीं कहा। आखिर में रोहित चेयर पर से खड़ा हुआ और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए प्रिया पास आकर खड़ा हो गया। रोहित बहुत ही शांत था और आराम से खड़ा हुआ था। रोहित बहुत आराम से बोला, लगता है कि आप लोग भूल गए कि आज प्रिया क्या बोली थी पूरे मीडिया के सामने। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और आगे बोला, अगर आप लोग भूल गए हैं तो बार बार आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है एक ही बात को, और फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोग बहुत पछताएंगे। और अरोड़ा फैमिली की ताकत से आप सबको मैं बता दूंगा। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, सामने खड़े तीनों लोग हैरान हो गए, खासकर रोहित के इस बात से कि अरोड़ा फैमिली की ताकत से। अरोड़ा फैमिली का नाम सुनते ही प्रिया की सौतेली माँ विनिता मित्तल और प्रिया की बहन नम्रता दोनों थोड़ा कांप उठे। तीनों के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। प्रिया के पिताजी रोहित को और भी हैरानी से देखने लगे और देखते ही रहे। उनके मन में सवाल पैदा हो गए, रोहित और अरोड़ा फैमिली के बीच क्या रिश्ता है? अरोड़ा फैमिली फेमस तो थी, लेकिन वे कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कहीं कोई बात नहीं करते थे, और बहुत से लोगों ने रोहित और रोहित की बहन के बारे में सुना ही नहीं था, और जो लोग जानते भी थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनका नाम क्या था और दिखने में कैसे थे। और उन्हीं लोगों में से प्रिया की फैमिली एक थी जिन्हें रोहित की फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। प्रिया के पिताजी हैरानी से रोहित से पूछे, रोहित तुम आखिरकार हो कौन? पूरे कमरे में अब सन्नाटा छा गया था। 34 प्रिया हुई जायदाद से बेदखल। प्रिया के पिताजी का सवाल सुनने के बाद रोहित मुस्कुराने लगा। वो अभी भी बहुत ही आराम से खड़ा था, मानो उसे जिंदगी में किसी भी चीज की जल्दी ना हो। रोहित मुस्कुराते हुए प्रिया के पिताजी की तरफ देखा और बहुत ही आराम से बोला, अंकल मैं कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल के सर्जिकल डिपार्टमेंट का एक सर्जन हूँ। रोहित के इस जवाब से प्रिया के पिताजी नाखुश थे। वे समझ गए थे कि रोहित कुछ तो छुपा रखा था, इसलिए इस बार वे जोर से बोलना चाहते ही थी कि तभी नम्रता बोल पड़ी, पापा आज भैया कहाँ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिताजी को नम्रता की बातों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने नम्रता की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन आर्यन के बारे में सुनकर वे सोचने लगे, क्योंकि आर्यन और रोहित के बड़े भाई के विक्रम अरोड़ा के बीच अच्छी दोस्ती थी, और अगर रोहित अरोड़ा फैमिली से था तो आर्यन रोहित को जरूर जानता। लेकिन आर्यन भी रोहित को नहीं पहचान पाया। यही सब बातें प्रिया के पिताजी सोचने लगे। प्रिया के भैया आर्यन आज घर पर इसलिए मौजूद नहीं था क्योंकि रोहित का विक्रम अरोड़ा आज अमेरिका से वापस आ रहा था। वो रोहित की शादी के लिए वापस दिल्ली आया था। जो बातें प्रिया के पिताजी सोच रहे थे उनसे उनको लगने लगा कि रोहित का अरोड़ा फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पहले रोहित को देखा, फिर अपनी नजरें प्रिया की तरफ करते हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। प्रिया की सौतेली माँ भी उनके पीछे पीछे जाकर सोफे पर बैठे गई। प्रिया रोहित की तरफ देखने लगी जो उसके बगल में था। रोहित भी उसकी तरफ देखा। प्रिया के पिताजी के सोफे पर बैठ जाने के बाद रोहित उनकी तरफ बढ़ा और बोला, अंकल अगर कल आपके पास टाइम है तो मेरे फैमिली वाले मिलना चाहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। और उन्होंने कल आप सबको खाने पर बुलाया है। रोहित बहुत ही विनम्र होकर बोला। वो जरा सा भी नहीं घबरा रहा था और ना तो उसके चेहरे पर चिंता की कोई भावना थी। रोहित के कहते ही प्रिया की सौतेली माँ हंस पड़ी। उन्होंने रोहित की फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहा, रोहित क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तुम्हारी फैमिली के लिए टाइम होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारी फैमिली की औकात नहीं है कि वो हमारी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाए। तुम्हारी और हमारी फैमिली का कोई मैच नहीं है। प्रिया की सौतेली माँ आज पूरे दिन भर गुस्से में थी। उनके ही कहने से प्रिया के पिताजी ने पूरे मीडिया के सामने प्रिया को मुकेश कुमार से शादी करने के लिए मनाने को कहा था। लेकिन उन्होंने काफी सोचा ही नहीं था कि प्रिया सबके सामने दोबारा अपने पिताजी की बात को मानने से इनकार कर देगी, और इसी वजह से वे प्रिया को अपनी नज़रों के सामने देखना भी नहीं चाहती थी। प्रिया घबराकर रोहित को ही देख रही थी जो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित आखिर अपनी इतनी बेइज्जती क्यों करवा रहा था। प्रिया रोहित की फैमिली की सच्चाई जानती थी। वो चाहती तो रोहित की सच्चाई बता सकती थी कि रोहित अरोड़ा फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन वो भी चुप थी। जब तक रोहित कुछ नहीं बोलता तब तक वो भी नहीं बोल सकती थी।
वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर रोहित अपने साथ साथ अपने माता पिता की भी बेइज्जती सुने जा रहा था। कोई भी कैसे अपने फैमिली और माता पिता की बेइज्जती सुन सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहित अपनी आंखें सिकुड़कर प्रिया की सौतेली माँ को घूरने लगा। रोहित को ऐसे घूरते देख प्रिया की सौतेली माँ की हंसी रुक गई और वे चुप हो गई, लेकिन वे अभी भी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहित उनकी आंखों में पैसों का घमंड साफ साफ देख सकता था। ये देखकर नम्रता रोहित के गई और धीरे से उसके कानों में बोली, आई एम सॉरी जीजू। मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि माँ और पापा कल आपके घर जाए खाने को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वे दोनों कल मेरे साथ राहुल के घर जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है और वे कभी मेरी प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है जीजू। नम्रता हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने जानबूझकर ऐसा किया था। नम्रता रोहित के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। प्रिया को ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। रोहित हंसते हुए नम्रता को बोला, ये बात तो तुम दूर से ही बोल सकती थी। तुम मुझे जीजू कहती हो, मेरे साथ ऐसे चिपक रही हो। ये कैसा बिहेव है तुम्हारा नम्रता? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नम्रता को बहुत बुरा लगा ये सुनकर। वो रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वो सोची नहीं थी कि रोहित ऐसी बात बोल देगा। वो झट से रोहित से दूर खड़ी हो गई। प्रिया के माता पिता भी ये सुनकर भड़क उठे। नम्रता दूर होते हुए बोली, मुझे मालूम है आपने मुझे ये जानबूझकर कहा है, क्योंकि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है और उसने ही आपके कान भरे हैं, और इसलिए आप मेरी बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं प्रिया की तरह नहीं हूँ जिसके कई बॉयफ्रेंड रहे हों। मैं सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करती हूँ और कोई भी मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता है। नम्रता की बातों का रोहित के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वहीं उसके माता पिता भी नम्रता की तरफ देखने लगे। नम्रता की माँ ने उसे रोक लिया। उन्होंने नम्रता को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। वे गुस्से से सोफे पर से उठी और रोहित को डांटते हुए बोली, रोहित, अपनी हद में रहो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरी नम्रता प्रिया से लाख गुना बेहतर है। वो प्रिया की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। नम्रता ने राहुल के सिवाय किसी और लड़के को बुरी नज़रों से देखा तक नहीं है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। प्रिया की सौतेली माँ की बातों से साफ पता चल रहा था कि वे प्रिया को बताना चाहती थी कि प्रिया कितनी भी सफाई दे दे अपने बारे में, लेकिन उसके चरित्र के ऊपर लगे हुए दाग कभी नहीं मिटेंगे। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रिया के पिताजी को देखा और उनसे आखिरी बार बोला, अंकल, क्या सच में कल आपके पास टाइम नहीं है? प्रिया के पिताजी और गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी छोटी फैमिली के साथ लंच करने से हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट गिर जाएगी, और ना ही तुम्हारी फैमिली की उतनी औकात है। इतना बोलते ही वे सोफे पर से उठ खड़े हुए और वहां से चले गए। प्रिया की सौतेली माँ बोली, प्रिया, तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तुमने खुद एक मामूली डॉक्टर से शादी की है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने आज ये हक खो दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर तुम मुकेश कुमार से शादी करने को मान जाती तो आज हमारी कंपनी का नुकसान ना हुआ होता। तो जैसा तुमने किया है वैसे ही अब भुगतो। पूरे हॉल में अब शांति छा गई थी। प्रिया की सौतेली माँ और बहन दोनों ही अपने अपने कमरे में जा चुके थे। प्रिया रोहित को देखते हुए बोली, रोहित, अब क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मेरे माँ पापा ने कहा था मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी वे उससे मेरी शादी खुशी खुशी करा देंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से पलट गए हैं। प्रिया घबरा गई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन इतनी जल्द करेगी वो सोची नहीं थी। प्रिया के पास एक ही उम्मीद बची हुई थी कि रोहित के फैमिली वाले उसे अच्छे अपना ले और रोहित और उसकी शादी रीति रिवाज से करा दे। रोहित ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बोला, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रोहित अभी भी बहुत शांत था, जैसे उसे प्रिया के माता पिता की बात का कोई असर ही ना हुआ हो। प्रिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी थी, अब रोहित की बारी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोहित आखिर सब कुछ कैसे ठीक करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वो रोहित का शांत चेहरा देखकर बोली, रोहित, क्या तुम जरा भी नहीं घबरा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। इतना बोलकर रोहित घर से चला गया। प्रिया अपने कमरे में आकार बिस्तर पर लेट गई और वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब सूरज निकल चुका था। वो उठकर फ्रेश हो गई और सीधे किचन में चली गई। प्रिया की सौतेली माँ पहले से किचन में मौजूद थी।
उन्होंने प्रिया को देखकर एक पेपर को टेबल में फेंक दी। प्रिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर ब्रेड और ऑमलेट बनाने लगी। जब प्रिया की सौतेली माँ ने ये देखा कि प्रिया ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे जोर से बोली, प्रिया, उस पेपर पर साइन कर दो। फिर तुमने करना है तुम करती रहो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे पापा पहले ही घर से जा चुके हैं और मुझे भी उनके पास पहुंचना है, तो जल्दी पेपर पर साइन करो। प्रिया एक पल के लिए रुक गई। वो पहले से ही थोड़ा उदास थी। उसके पिताजी कभी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किए और ना ही प्रिया को अपनी बेटी माना। उसे तो अब लगने लगा था कि वे उसके सगे पिताजी भी ना हो। प्रिया दोबारा ब्रेड और ऑमलेट बनाने में लग गई। उसने अपनी सौतेली माँ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो ब्रेड को टोस्ट करके और ऑमलेट बनाकर एक प्लेट में रखी। नाश्ते की खुशबू से पूरा किचन भर गया। वो प्लेट को उठा ही और ब्रेड का एक बाइट लेने ही वाली थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक दिया और उसके हाथों में वो पेपर थमा दिया। प्रिया जब उस पेपर को पढ़ी तब उसके होश उड़ गए। उसके हाथ में कान पे लगे और जब तक वो समझ पाती तब तक एक गरम ऑमलेट उसके हाथों में गिर चुका था। उसका हाथ थोड़ा जल चुका था और उसे दर्द होने लगा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया उस पेपर को कसकर पकड़े हुए थी। वो एक एग्रीमेंट पेपर था जिसमें लिखा हुआ था कि साइन करने के बाद प्रिया के सभी रिश्ते टूट जाएंगे मित्तल फैमिली से और उसे घर की जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाएगा। उसका का चेहरा देखकर उसकी सौतेली माँ मन ही मन बहुत खुश हो गई। वो प्रिया को एक पेन देते हुए बोली, जल्दी से इस पेपर पर साइन करो। तुम्हारे साइन करते ही तुम्हारे सभी रिश्ते इस घर से खत्म हो जाएंगे। ना तो तुम्हारा इस फैमिली से कोई लेना देना होगा, ना तो हमारा तुमसे कोई लेना देना होगा। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। एग्रीमेंट पेपर बहुत ही साफ था। प्रिया अपनी मर्जी से रोहित ने शादी की थी और उसने अपने घर वालों की बात नहीं मानी थी। इसी वजह से उसके फैमिली वाले उससे हर रिश्ता तोड़ना चाहते थे। एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि अगर फ्यूचर में प्रिया के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रिया खुद होगी, चाहे रोहित फ्यूचर में प्रिया को छोड़ दे तब भी। पूरे एग्रीमेंट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली ये कि प्रिया के सभी रिश्ते मित्तल फैमिली से टूट जाएंगे और दूसरी ये कि वो अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ लेगी और फ्यूचर में उससे कोई मदद नहीं ले सकेगी। हर कोई जानता था कि प्रिया अपने भाई आर्यन की सबसे चहेती थी। भले ही दोनों सौतेले भाई बहन थे, लेकिन रोहित प्रिया को सगी बहन की तरह प्यार करता था और मानता था। उसके एग्रीमेंट पर साइन करते ही उसके भाई के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाता। प्रिया को आंखें अब नम हो गई थी। वो अपनी सौतेली माँ से पूछी, क्या भैया ने इस पेपर को देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी सौतेली माँ तुरंत बोल पड़ी, बेशक उसने इस पेपर को देखा है और वो भी इससे सहमत है। अब तुम्हें बस साइन करना है। प्रिया अपनी सौतेली माँ को देखते हुए बोली, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक भैया नहीं आते और मुझे साइन करने के लिए नहीं कहते तब तक मैं कोई भी साइन नहीं करूँगी। प्रिया बाकी बचा हुआ नाश्ता उठाए और किचन से चली गई। उसकी सौतेली माँ गुस्से से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे प्रिया को नहीं रोक सकी। वो जल्द से जल्द रोहित से दोबारा रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे इस नर्क जैसे घर से छुटकारा तो मिल जाता। वो जल्द से जल्द तैयार हो गई और कुछ चीजें अपने बैग में रखने लगी। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उन्हें प्रिया को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। प्रिया अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी नहीं देखी। वो अपना बैग उठाए और कमरे से बाहर निकलने लगी। वो रुककर अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं बोल चुकी हूँ कि जब तक भैया मुझे खुद से इस पेपर पर साइन करने को ना कहे तब तक मैं पेपर पर साइन नहीं करूँगी। प्रिया पूरी तरह अपनी जिद में अड़ गई थी। अब वो अपने भाई के अलावा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं। 35 अचानक से हुई सगाई। प्रिया घर से बाहर निकल गई थी। वो देखी कि रोहित अपनी कार चलाते हुए आ रहा था। प्रिया के कदम तेज हो गए और वो और तेजी से रोहित की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल आई और प्रिया का पीछा की। प्रिया, वहीं रुक जाओ, तुम बिना साइन किए नहीं जा सकती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उस एग्रीमेंट पेपर को अपने हाथ में पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया था। इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही रोहित अपनी कार रोका, प्रिया उसके सामने खड़ी हो गई। रोहित कार से बाहर निकला ही था कि प्रिया बोली, रोहित। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जल्दी चलो यहाँ से। रोहित पूरी तरह से हैरान था ये देखकर कि यहाँ चल क्या रहा था। उसने प्रिया की सौतेली माँ को काफी गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखा। वही प्रिया कार में जल्द से जल्द बैठना चाहती थी।
वो जैसे ही कार का दरवाज़ा खोली, उसकी सौतेली माँ ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा था। प्रिया की सौतेली माँ की सांस पूरी तरह से फूलने लगी थी और वे काफ़ी जोर-जोर हौंफने लगी थीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गुस्से से बोली, प्रिया, अगर तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है तो करो, लेकिन पहले तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। जब तुम्हें हमारी फैमिली की कोई परवाह ही नहीं है तो हम तुम्हारी परवाह क्यों करें? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम्हारी वजह से पहले ही हमारी कंपनी का इतना नुकसान हुआ है, और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो एक दिन हम सब सड़क पर आ जाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम हमेशा से मनहूस थी, अब अपनी ये मनहूसियत किसी और के घर लेकर जाओ। उन्होंने प्रिया के हाथों में उस पेपर को थामा दिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। रोहित आगे बढ़कर उस पेपर को प्रिया की हाथों से ले लिया और पढ़ने लगा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहती थी, जब तक कि उसका भाई आर्यन खुद उसे साइन करने को ना कहे। बचपन से ही प्रिया ने कभी महसूस ही नहीं किया था कि माँ और पापा का प्यार कैसा होता। अपनी सगी माँ को खो देने के बाद उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, और ऐसे में सिर्फ आर्यन ने उसे अपनी बहन की तरह प्यार किया और कभी माता पिता की कमी खलने नहीं दी। ऐसे में प्रिया बिना अपने भाई के राय जाने कैसे उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो भाई जिनसे हर मुसीबतों से उसकी की रक्षा की थी। जब प्रिया के पिताजी दूसरी शादी करके घर लौटे थे तब प्रिया बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो उससे पहले बिल्कुल अकेली रहती थी और अब उसके फैमिली बहुत मेंबर्स हो गए थे। उसके साथ खेलने के लिए एक भाई था, साथ में 2 छोटे छोटे भाई बहन और थे। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को समझ आने लगा कि दूसरी शादी करने के बाद उसके पिताजी और उनकी जिंदगी दोनों बदल गई थी, और प्रिया अपने पिताजी से बहुत दूर हो चुकी थी। पूरी फैमिली में आर्यन के अलावा कोई भी प्रिया को प्यार ही नहीं करता था। प्रिया इस पल खुद को काफ़ी बेबस महसूस करने लगी। भले ही उसकी जिंदगी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपने घर को इस तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रिया, चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो और वापस इस घर में लौटकर आना मत। चाहे रोहित तुम्हें मारे, तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे साथ कुछ भी करे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं होगा और ना ही कोई फर्क पड़ेगा। तुमने अपनी जिंदगी खुद चुनी है, तो अब निकल जाओ यहाँ से इस पेपर पर साइन करके। पता नहीं तुम सबसे अलग कैसे निकल गई। तुम्हारा भाई हमेशा फैमिली की इज्जत के बारे सोचता है, और एक तुम हो जो सारी मीडिया के सामने अपने पापा की बेइज्जती करती है। तुम्हें हमेशा से हमने हर खुशी देने की कोशिश की, किसी चीज़ की कभी कमी होने नहीं दी, और तुमने ऐसे हमारा एहसान चुकाया है, कंपनी का नुकसान करके। भगवान किसी को भी ऐसी बेटी ना दे जो अपने ही घर वालों पर दाग बन जाए और मनहूसियत फैलाए। अब मैं तुम्हें और मनहूसियत नहीं फैलाने दूंगी। प्रिया की सौतेली माँ बड़ा चढ़ाकर बातें बोल रही थी ताकि रोहित को भी यकीन हो जाए कि प्रिया अच्छी लड़की नहीं थी और वो प्रिया को छोड़ दे। फिर प्रिया हर जगह से बेघर हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहित आगे बढ़कर प्रिया को अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया रोहित को देखने लगी और उससे बोली, रोहित, क्या मुझे साइन कर देना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक बार साइन करने के बाद प्रिया के लिए उसके घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते। अब रोहित ही प्रिया का एकमात्र सहारा था। प्रिया की सौतेली माँ की नफरत उसके लिए और भी बढ़ गई थी। वहीं रोहित प्रिया बस देखे जा रहा था। उसे नहीं पता था कि प्रिया क्या सोच रही थी और वो चाहती क्या थी। रोहित को कुछ पता था तो सिर्फ ये कि प्रिया की पास्ट लाइफ बहुत दर्द भरी थी। रोहित बस प्रिया सोच सकता था कि प्रिया ने क्या क्या झेला होगा। रोहित की नज़रों में ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही था। वो प्रिया को ऐसे नर्क में बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहता था। रोहित ज़्यादा सोचा नहीं और बोला, तुम्हें साइन कर देना चाहिए प्रिया, कम से कम तुम्हें इस नर्क से तो छुटकारा मिलेगा। रोहित की बात सुनते ही प्रिया की सौतेली माँ उसे गुस्से से देखने लगी, मानो उनका खून खौल रहा था। प्रिया हैरानी से रोहित को देखने लगी। वो बोली, लेकिन रोहित, अगर मैं साइन कर देती हूँ तो मेरे सभी रिश्ते इस घर से टूट जाएंगे, यहाँ तक कि मैं भैया से भी दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगी। रोहित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रिया लिसन, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहित, इसके बाद मेरे साथ जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो? अगर नहीं चाहते तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली। रोहित थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे अब समझ में आया कि आखिर क्यों प्रिया पेपर पर साइन नहीं करना चाहती थी। प्रिया नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में उसे पछतावा हो ये फैसला लेकर।
रोहित ने प्रिया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, मैं साइन करने को तैयार हूँ। लेकिन रोहित, तुम अपने वादे से पीछे मत हटना। मेरे भैया के बाद मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ। मेरे भरोसे को मत तोड़ना रोहित। प्रिया अपनी सौतेली माँ से पेन ली और पेपर पर साइन कर दी और पेपर को अपनी सौतेली माँ के हाथों में थामा दी। पेपर पर प्रिया की साइन देखकर उसकी सौतेली माँ का गुस्सा एकदम से गायब हो गया। वो मन ही मन बहुत खुश हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। प्रिया रोहित को देखते हुए बोली, रोहित, सच में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी रोहित। रोहित ने झट से अपनी हाथ को प्रिया के मुंह पर रख दिया। उसने प्रिया को आगे बोलने का मौका नहीं दिया और बोला, ऐसी बातें मत करो, आज का दिन बहुत खास है, चलो मेरे साथ। रोहित प्रिया को कार में बिठाकर वहां से निकल गया। होटल ब्लू क्लास में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। आज बहुत से नमी लोग वहां आए हुए थे। हॉल में मौजूद मेहमानों की नज़र बहुत ही चर्चित और फेमस लोगों पर पड़ रही थी, जो लोग बहुत कम ही किसी के फंक्शन को अटेंड करते थे। वहां मौजूद कुछ लोग अनुमान लगाने लगे कि आज यहाँ क्या होने वाला था। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत ही अमीर फैमिली वाले ने यहाँ फंक्शन कराया है, नहीं तो इतने जाने माने लोग यहाँ पर नहीं आते। हाँ, सही कहा, ये लोग यूं ही किसी के फंक्शन में नहीं जाते हैं। सचमुच बहुत ही अमीर फैमिली है जिसने ये फंक्शन रखा है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। दरअसल आज रोहित प्रिया से सगाई करने वाला था और इसलिए उसकी फैमिली ने इतना बड़ा फंक्शन रखा था। चूंकि अरोड़ा फैमिली की काफ़ी इज्जत थी पूरे शहर में, इसलिए वे एकदम से ही रोहित की शादी नहीं करा सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले सगाई कराने का फैसला किया। हॉल पूरी तरह मेहमानों से भर गया था और तो और इतने मेहमान आए थे कि बहुतों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो वही कुछ लोग बिन बुलाए सिर्फ फंक्शन को देखने के लिए हॉल के अंदर आना चाहते थे, लेकिन दरवाजे के पास हैवी सिक्योरिटी थी जो बिन बुलाए लोगों को अंदर आने से रोक रहे थे। मैंने तो अभी तक अरोड़ा फैमिली के छोटे बेटे को नहीं देखा है। शायद ही बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे देखा होगा। हाँ, मैंने सुना है कि अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा सिंपल लाइफ जीता है, शायद इसीलिए वो सबके सामने नहीं आता है। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं है जब हम उसको देखेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, कुछ मेहमान आपस में बातें करने लगे थे। वहीं रोहित ने प्रिया को रास्ते में ही बता दिया था कि वो दोनों अभी सगाई करने जा रहे थे। रोहित प्रिया को होटल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले गया, जहां दोनों को तैयार होना था। प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी। अचानक ऐसे होने से उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दोनों जल्द ही तैयार हो गए और हॉल की तरफ जाने लगे। प्रिया इतनी सुंदर लग रही थी कि रोहित की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। दोनों हॉल के दरवाजे के पास पहुंच गए। तभी रोहित प्रिया से बोला, प्रिया, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैंने बहुत छोटी जगह में हमारी सगाई करने का फैसला लिया है। उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, लेकिन मैं हमारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रिया मुस्कुराई, उसका मन अब शांत हो गया था। वो बोली, रोहित, तुम्हें ये बहुत कम लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बल्कि ये बोलो कि तुम्हारी फैमिली ने इस फंक्शन को अरेंज करने में बहुत पैसे खर्च किए हैं। और तो और नम्रता और राहुल की सगाई में भी ऐसे इंतजाम नहीं थे। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। रोहित हैरानी से प्रिया की देखने लगा और अचानक हंसने लगा। वो आगे कुछ बोल पता तभी वहां होटल का मैनेजर मेहता आ गया और दोनों को हॉल के अंदर जाने को बोला। मैनेजर मेहता ने हॉल का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक चमकदार लाइट रोहित और प्रिया के ऊपर पड़ी। रोहित अचानक प्रिया से बोला, प्रिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुनकर प्रिया के मन को बहुत सुकून मिला। वो जैसे खो सी गई। उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। प्रिया का डर अब पूरी तरह से गायब हो गया था। जब दोनों हॉल के अंदर आए, पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठा। रोहित प्रिया का हाथ पकड़े आज बढ़ रहा था। ये पहली बार था जब रोहित इतने लोगों के सामने आया था। हालांकि हॉल में मौजूद कुछ मेहमान रोहित को पहले देख चुके थे, लेकिन कईयों के लिए रोहित बिल्कुल नया था। रोहित और प्रिया दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। रोहित ने मरून कलर की सूट पहना रखा था, जो रोहित पर बहुत जच रहा था। रोहित की लंबी हाइट, उसकी सुनहरी आंखें और सबसे इम्पोर्टेंट रोहित की काल्मनेस लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जो लोग रोहित को पहली बार देख रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव था।
वहीं प्रिया भी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लहंगा पहने हुई थी जो पूरी तरह हॉल के फर्श को छू रही थी। प्रिया का गोरा रंग पूरी तरह खिलकर बाहर आ रहा था। हल्के लाल रंग के लहंगे में और लहंगे के ऊपर लाजवाब डिज़ाइन में प्रिया की खूबसूरती निखर रही थी। रोहित और प्रिया एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि हॉल में मौजूद हर कोई उन दोनों की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अरे ये तो मित्तल फैमिली की बड़ी बेटी प्रिया मित्तल है। क्या रोहित ने इस लड़की से कोर्ट मैरिज की थी? लेकिन मित्तल फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? लगता है हाल की घटनाओं की वजह से वे यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ मेहमान आपस में बातें करने लगे। रोहित और प्रिया मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों स्टेज के पास पहुंचे वैसे ही रोहित की दादी दोनों के पास आई। वे बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्हें इस पल का बेसब्री से इंतजार था। पास खड़े रोहित के माता पिता भी उसकी तरफ आ गए।